So today we will see MTI radar, Moving Target Indication Radar. ये रडार एग्जिबिट करता है कंटिन्यूअस वेव रडार और पल्स रडार दोनों की प्रॉपर्टी. ओके, सो बोथ रडार्स प्रॉपर्टी इज एग्जिबिटेड बाय दिस मूविंग टारगेट इंडिकेशन रडार. अब ये रडार क्या करता है कि अगर कोई टारगेट मोशन में है या स्टेशनरी है वो डिटेक्ट करता है. अगर स्टेशनरी टारगेट है या टारगेट मोशन में है तो उसकी जानकारी हमें ये रडार देता है. ओके, सो एमटीआर रडार इज यूजफुल टू डिटेक्ट द मूविंग टारगेट और स्टेशनरी टारगेट. ओके, तो ये रडार की ब्लॉक डायग्राम है. इसमें हम जनरली क्या करते हैं, दो ऑसिलेटर्स यूज करते हैं. एक रहता है स्टेलो और एक कोहो. स्टेलो रहता है कि स्टेबल ऑसिलेटर, कोहो रहता है कोहेरेंट ऑसिलेटर. ओके, तो स्टेलो ये एफओ एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है. स्टेलो जो सिग्नल जनरेट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी है सपोज एफओ, और कोहो जो सिग्नल जनरेट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी है सपोज एफसी. तो स्टेलो क्या करता है, ये बीट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है. ओके, ये स्टेलो और कोहो ये बीट फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं. तो ये यहाँ पे हमने मिक्सर 2 मिक्सर 1 यूज किया, 2 मिक्सर यूज किए हैं. मिक्सर क्या करता है हमें मालूम है. मिक्सर ये इनपुट्स जो सिग्नल रहते हैं उसकी सम और डिफरेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे हम सम फ्रीक्वेंसी कंसिडर करेंगे यहाँ पे मिक्सर 2 पे. तो देखो स्टेलो ने जो सिग्नल जनरेट किया है वो है सपोज एफओ, वो मिक्सर 2 को इनपुट जा रहा है. और कोहेरेंट ऑसिलेटर ने जो सिग्नल जनरेट किया है वो मिक्सर 2 को इनपुट जा रहा है. तो मिक्सर 2 को अब दो इनपुट हो गए, एक स्टेलो ऑसिलेटर का एफओ और कोहो ऑसिलेटर का एफसी. तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सम फ्रीक्वेंसी देगा एफओ प्लस एफसी. ओके, अब ये बीट फ्रीक्वेंसी है. तो ये फ्रीक्वेंसी जब क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर को इनपुट जाएंगे तो क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर क्या करेगा, क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर विल एम्पलीफाई द सिग्नल. ओके, ये फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को क्या करेगा, वो एम्पलीफाई करेगा. और एम्पलीफाई करने के बाद उसको हाई पावर एम्पलीफिकेशन करेगा सो दैट कि टारगेट कितना भी दूर रहा तो हम उसे डिटेक्ट कर पाए. तो क्लिस्ट्रॉन ऑसिलेटर का आउटपुट फिर डुप्लेक्सर को जाएगा. अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी होने के कारण ये पल्सेस में फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा. तो हमें यहाँ पे कैसी फ्रीक्वेंसी मिलेंगी, वी विल गेट फ्रीक्वेंसी इन पल्सेस. तब सपोज ये सिग्नल है. ओके, ये सिग्नल होने के बाद फिर नो सिग्नल, उसके बाद फिर सेम सिग्नल, मतलब स्विच्ड कंटिन्यूअस वेव सिग्नल हमें मिलेगा. ओके, फिर नो सिग्नल. तो ये जो टाइम रहता है ऑन टाइम सिग्नल का और ये दूसरी पल्स चालू होने तक का जो टाइम रहता है उसको पल्स रिपीटेशन रेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको, पल्स रिपीटेशन रेट, PRT. ये पल्स स्टार्ट होने के बाद जब दूसरी पल्स स्टार्ट होती है तब तक का जो टाइम है उसको पल्स रिपीटेशन रेट बोलते हैं. तो ऐसा सिग्नल जनरेट करता है क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर. फिर हम क्या करते हैं उसको, अब ये हो गया एक फर्स्ट, हम उसको स्वीप बोलेंगे, ये सेकंड स्वीप है. ओके, तो ये जो सिग्नल है हम इस सिग्नल को डुप्लेक्सर को देंगे, फिर डुप्लेक्सर ट्रांसमीटर को देगा और ट्रांसमीटर फिर उसको एंटेना को इनपुट देगा, फिर एंटेना उसको ट्रांसमिट करेगा. एंटेना सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे कहाँ पे, टारगेट की ओर. अब टारगेट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे हम तो वो सिग्नल टारगेट पे स्ट्राइक होगा. अब यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझ लेना इंपॉर्टेंट है कि डॉपलर फ्रीक्वेंसी हमने देखा था, डॉपलर इफेक्ट हमने देखा था कि जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जब स्टेशनरी टारगेट पे स्ट्राइक होगा तो उसकी जो फेज शिफ्ट रहेंगी वो कांस्टेंट रहेंगी. सपोज वो स्टेबल एक सपोज यहाँ पे टारगेट है, कोई तो टारगेट है, उस टारगेट पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल क्या होगा, ये यहाँ पे सपोज ऐसा कोई टारगेट है, सपोज ऐसा कुछ टारगेट है यहाँ पे, और उस टारगेट पे ये ऐसा कुछ यहाँ पे कोई टारगेट है और इस टारगेट पे सपोज अभी क्या करना है हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ऐसी हमने क्या किया उसको, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल उस पर ट्रांसमिट किया वहां तक. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जब स्टेशनरी टारगेट पे स्ट्राइक होगा तो स्ट्राइक होने के बाद जब वो वापस आएगा, रिटर्न आएगा, सेम एंटेना उसे क्या करेगा, रिसीव करेगा. ओके, तो जो रिटर्न सिग्नल है, अब ये पहले सपोज इसका है, ये जो रिटर्न सिग्नल है ये रिटर्न सिग्नल है फर्स्ट स्वीप का. ये फर्स्ट हमने स्वीप भेजा था यहाँ पे ऐसा, उसके बाद
कुछ समय तक वेव नहीं रहेंगी, फिर से सेम पल्स रहेंगी, मतलब कंटिन्यूअस वेव की पल्स, और फिर से नो पल्स। ओके, अब ये फर्स्ट स्वीप जब ये स्ट्राइक होगा और ये रिटर्न आएगा, जब दूसरा सिग्नल दूसरा जो स्वीप है वो जब उस टारगेट पे स्ट्राइक होगा और रिटर्न आएगा, तो दोनों में जो फेज डिफरेंस रहेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऑब्स्टेकल पे जब स्ट्राइक होती है तो उसका फेज शिफ्ट होता है। तो अगर टारगेट स्टेशनरी है और अगर फेज शिफ्ट हो रहा है तो कांस्टेंट फेज शिफ्ट होगा दोनों में, उस फेज शिफ्ट में चेंज नहीं आएगा। पर अगर ये टारगेट मोशन में है तो मोशन में होने के कारण जैसे उसकी स्पीड कम ज्यादा होती है तो उस पे स्ट्राइक होने वाले सिग्नल की फेज शिफ्ट भी चेंज होती है, और वो कांस्टेंट फेज शिफ्ट चेंज नहीं होती। देयर में बी एनी वैल्यू ऑफ फेज शिफ्ट। ओके, अलग अलग वैल्यू हो सकती है फेज शिफ्ट की। ठीक है, तो टारगेट स्टेशनरी है मतलब मोशन में नहीं है तो हमें सेम फेज शिफ्ट मिलेंगी, और अगर टारगेट मोशन में है तो हमें फेज शिफ्ट सेम नहीं मिलेंगी। ओके, हर स्वीप, ये जो कंटिन्यूअस वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब उस पर स्ट्राइक होंगी, ये स्वीप है, उसके बाद ये दूसरी स्वीप है, ऐसे हमने क्या किया, सिग्नल को ब्रेक किया, उसको पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया, और फिर हम एक एक स्वीप को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये सपोज फर्स्ट फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। ओके, तो फर्स्ट स्वीप जब ट्रांसमिट होगी और रिटर्न आएंगी, और सपोज टारगेट स्टेशनरी है तो फर्स्ट स्वीप का फेज शिफ्ट जितना रहेंगे उतना ही सेकंड स्वीप का भी फेज शिफ्ट रहेगा। ओके, और अगर टारगेट मोशन में है तो फर्स्ट स्वीप ने जितना फेज शिफ्ट मिलेगा सेकंड स्वीप का फेज शिफ्ट हमें अलग मिलेगा। ओके, क्योंकि टारगेट मोशन में है। सो ये जो सिग्नल है जब रिटर्न आएगा टारगेट पे स्ट्राइक होके जब रिटर्न आएगा, सपोज हम इनिशियली ऐसे कंसिडर करते हैं कि टारगेट स्टेशनरी है। ओके, तो स्टेशनरी टारगेट से सिग्नल रिटर्न होकर वापस आया, एंटेना ने उसे रिसीव किया, फिर वो रिसीवर को गया, फिर मिक्सर वन को गया। तो मिक्सर वन को कौन सा सिग्नल मिलेगा, एफ ओ प्लस एफ सी, क्योंकि वही हमने ट्रांसमिट किया था वही हमें रिटर्न आएगा। ओके, फिर वो मिक्सर वन को जाएगा, मिक्सर वन को दूसरा इनपुट क्या है, स्टेलो का आउटपुट एफ ओ। तो मिक्सर को दो इनपुट हो गए, एक एफ ओ और एक एफ ओ प्लस एफ सी। तो मिक्सर उसको सम और डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे डिफरेंस कंसिडर करेंगे। तो मिक्सर डिफरेंस सिग्नल आउटपुट को देगा, तो डिफरेंस सिग्नल क्या आएगा, एफ ओ प्लस एफ सी माइनस एफ ओ, तो एफ ओ कैंसिल हो जाएंगे, एफ सी बचेगा। तो ये एफ सी हम आई एफ एम्पलीफायर को देंगे, आई एफ एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको फिर से एम्पलीफाई करेगा उस सिग्नल को, और एम्पलीफाई करने के बाद हम उसको फिर से आउटपुट को देगा, फेज डिटेक्टर को आउटपुट में देगा। तो फेज डिटेक्टर क्या करता है, फेज डिफरेंस फाइंड करता है दो इनपुट सिग्नल का। अब फेज डिटेक्टर को दो इनपुट है, एक कोहेरेंट ऑसिलेटर ने जनरेट किया सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ सी, और जो रिटर्न आया सिग्नल उसकी फ्रीक्वेंसी भी एफ सी है। तो सपोज फर्स्ट स्वीप ट्रांसमिट करने के बाद फेज डिटेक्टर है, और फिर दूसरी स्वीप ट्रांसमिट करने के बाद जो फेज आया वो फेज डिटेक्टर क्या करेगा, उसका फेज डिटेक्ट करेगा। जो कोहेरेंट ऑसिलेटर है, जो कंटिन्यूस ये रेफरेंस है हमारा, तो उससे ये इनकमिंग सिग्नल का फेज कंटिन्यूसली कंपेयर किया जाएगा। तो सपोज यहाँ पे कोई फेज शिफ्ट मिली तो ये फेज शिफ्ट की वैल्यू ये यहाँ पे आउटपुट में आएगी फेज डिटेक्टर का आउटपुट में। तो फेज डिटेक्टर के आउटपुट में अब यहाँ पे जो फेज डिटेक्टर का आउटपुट है ये दो जगह जा रहा है, अब हम उसको देखेंगे। अब ये सपोज ये ऐसी स्वीप है, उसके बाद ये सेकंड, फिर ये थर्ड। ओके, अब सपोज फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट वेव जब ट्रांसमिट किया जाएगा तब फेज डिटेक्टर का आउटपुट, अगर सपोज ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो ये रिटर्न सिग्नल जो रहेगा उसकी फेज शिफ्ट सेम रहेगी। तो ये एफ सी और एफ सी में कोई फेज चेंज नहीं रहेगा, और कोई फेज चेंज रहा भी तो सपोज फर्स्ट सिग्नल है तो हमें डायरेक्टली फेज शिफ्ट कितनी मिलेंगी, जीरो मिलेंगी। तो डिले लाइन में स्टोर होंगी, फिर वो सब्ट्रैक्टर सर्किट को जाएंगी, सेम एम्पलीफायर टू को जाएंगी, सब्ट्रैक्टर को जाएंगी, आउटपुट हमें जीरो मिलेगा। अगर सपोज ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो ये स्वीप की वजह से जितना फेज डिफरेंस आया, अभी फेज डिफरेंस ये स्वीप की वजह से आया तो वो यहाँ पे जाएगा, स्टोर होगा। हम देखो फेज डिटेक्टर का आउटपुट में आएगा ये,
तो ये डिले लाइन में स्टोर हो जाएगा और ये यही सेम डायरेक्टली सब्ट्रैक्टर सर्किट को जाएगा। ठीक है, और जब दूसरी स्वीप ये जब टारगेट पे स्ट्राइक होकर रिटर्न आएंगी, तब अगर टारगेट स्टेशनरी है तो उसका फेज शिफ्ट और इसका फेज शिफ्ट सेम रहेगा। तो इसका फेज शिफ्ट तो डिले लाइन में स्टोर हो गया है, अब इसका फेज शिफ्ट जो है वो फिर से आउटपुट में आएगा। वो यहाँ पे आने के बाद तो डायरेक्टली एम्पलीफायर 2 को जाएंगे, एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्टर सर्किट को जाएगा, फिर सब्ट्रैक्टर सर्किट को ये जाएगा, ये जो है सब्ट्रैक्टर सर्किट को इसका फेज शिफ्ट जाएगा। ओके, और ये डिले लाइन में ये जो स्टोर था ये एम्पलीफायर 1 एम्पलीफाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्टर सर्किट को जाएगा। फिर सब्ट्रैक्टर सर्किट में कौन से इनपुट हो गए, एक फर्स्ट वेव का और दूसरा सेकंड वेव का फेज डिफरेंस। ओके, तो फर्स्ट वेव का फेज डिफरेंस और सेकंड वेव का फेज डिफरेंस सब्ट्रैक्टर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। अगर दोनों का फेज डिफरेंस सेम है तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्टर का आउटपुट कितना आएगा, 0। सब्ट्रैक्टर सर्किट का आउटपुट 0 आएगा और रडार क्या डिस्प्ले करेगा कि टारगेट इज स्टेशनरी, टारगेट इज नॉट इन अ मोशन। अब सब्ट्रैक्टर सर्किट का आउटपुट 0 तभी आएगा जब सक्सेसिव जो वेव्स है, सक्सेसिव ये स्वीप है वेव के, ये इसका फेज शिफ्ट अगर सेम रहेगा तभी सब्ट्रैक्टर का सर्किट का आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। अगर और इसका फेज शिफ्ट सेम कब रहेगा, जब टारगेट स्टेशनरी रहेगा, क्योंकि स्टेशनरी टारगेट की फेज शिफ्ट सेम रहेंगी, सेम फेज शिफ्ट रहेंगी तो इसका आउटपुट डायरेक्टली सब्ट्रैक्टर सर्किट को जाएगा। अब सपोज ये हम 2 को कंसिडर करेंगे, अब 2 का आउटपुट डायरेक्टली सब्ट्रैक्टर सर्किट को जाएगा और ये 1 का आउटपुट सब्ट्रैक्टर सर्किट को दूसरा इनपुट बोल के कब जाएगा, जब सेकंड ये सेकंड वेव जो सब्ट्रैक्टर को डायरेक्ट इनपुट जाएंगे, इसका फेज डिफरेंस। और एट द सेम टाइम ये फर्स्ट वेव का जो फेज शिफ्ट है वो डिले लाइन में स्टोर था तो वो भी सब्ट्रैक्टर सर्किट को इनपुट जाएंगे। तो एट ए टाइम सब्ट्रैक्टर सर्किट को 2 इनपुट जाएंगे, एक फर्स्ट का फेज शिफ्ट और दूसरा सेकंड का फेज शिफ्ट। और दोनों के फेज शिफ्ट में अगर कोई चेंज नहीं है, अगर दोनों की फेज शिफ्ट सेम है तो सेम क्वांटिटी माइनस सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्टर सर्किट का आउटपुट आएंगे 0। और रडार क्या डिस्प्ले करेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, 0 आउटपुट, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। ओके, और अगर सपोज ऑब्जेक्ट स्टेशनरी नहीं है तो अब हम सेकंड कंसिडर करेंगे। अब सेकंड वेव जब हमने ट्रांसमिट किया और उसका इको सिग्नल वापस आया, तो वापस आने के बाद ऑब्वियसली उसका फेज शिफ्ट अलग रहेंगी, फर्स्ट की और सेकंड की फेज शिफ्ट अलग रहेंगी, क्योंकि फर्स्ट के टाइम स्पीड कुछ अलग था, सेकंड के टाइम स्पीड कुछ अलग है। तो ऑब्वियसली हमें दोनों के फर्स्ट वेव को और सेकंड वेव को हमें अलग अलग फेज डिफरेंस मिलेगा। तो फर्स्ट वेव का फेज डिफरेंस आएगा यहाँ पे, ये डिले लाइन में स्टोर हो जाएगा और डायरेक्टली सब्ट्रैक्टर सर्किट को इनपुट जाएगा और डायरेक्टली आउटपुट को जाएगा। अब सेकंड टाइम जब सेकंड ये वेव जब हम भेजेंगे, वो जब वापस आएंगी तो उसका फेज शिफ्ट अलग रहेगा, तो वो फेज डिटेक्टर उसका फेज शिफ्ट कैलकुलेट करेगा, फिर उसको आउटपुट देगा और आउटपुट कहा जाएगा डायरेक्टली एम्पलीफायर 2 को, फिर सब्ट्रैक्टर सर्किट को। और सब्ट्रैक्टर सर्किट को दूसरा इनपुट क्या आएगा, पहले स्वीप का फेज डिफरेंस। तो सब्ट्रैक्टर सर्किट को 2 इनपुट आएंगे, सेकंड स्वीप का फेज डिफरेंस और फर्स्ट स्वीप का जो डिले में स्टोर था वो। और डिले भी कितना रहता है, एक पल्स रिपीटेशन रेट इतना रहता है। तो सब्ट्रैक्टर सर्किट को 2 इनपुट आ गए, पहले स्वीप का, ये स्वीप है, पहले स्वीप का फेज डिफरेंस, फिर दूसरे स्वीप का फेज डिफरेंस। अगर दोनों के फेज डिफरेंस अलग अलग है तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्टर, अगर सपोज नॉन जीरो यहाँ पे फेज डिफरेंस है तो सब्ट्रैक्टर सर्किट का आउटपुट क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। और नॉन जीरो आउटपुट क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो जो टारगेट है वो मोशन में है। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस MTI रडार। ओके, तो यहाँ पे डॉपलर फेज शिफ्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉक डायग्राम वर्किंग यहाँ पे दिया हुआ है, ये डायग्राम भी है यहाँ पे। अब सपोज यहाँ पे देखो आप, ये 1 3 5, यहाँ पे 1 3 और ये 5 है सपोज। तो 3 और 5 का जो टारगेट है, सपोज ये मोशन में है, तो ऑब्वियसली ये मोशन में होने के कारण क्या आएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने की हुई जो वेव है
उसका फेज शिफ्ट चेंज हो जाएगा, उसका फेज शिफ्ट अलग रहेगा और उसका फेज शिफ्ट अलग रहेगा, और अलग अलग फेज शिफ्ट होने के कारण हमें आउटपुट नॉन जीरो मिलेगा। ओके, किसका, जो रडार का आउटपुट है वो हमें नॉन जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो हमें सेम आउटपुट मिल रहा है, और यहाँ पे थोड़ा बटरफ्लाइंग इफेक्ट मिलता है हमें आउटपुट में, क्योंकि अ, अगर टारगेट मोशन में है तो फर्स्ट स्वीप और सेकंड स्वीप का जो फेज डिफरेंस है वो अलग रहता है, और वो अलग रहने के कारण क्या होता है, हमें जो आउटपुट मिलता है वो नॉन जीरो मिलता है, सबट्रैक्टर सर्किट का आउटपुट नॉन जीरो मिलता है, और नॉन जीरो आउटपुट रिप्रेजेंट करता है कि वो टारगेट मोशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये उसका वर्किंग भी दिया हुआ है। द इको पल्स, ये जो इको पल्स है फ्रॉम द टारगेट इज रिसीव्ड बाय एमटीआर रडार एंटेना। इफ द इको पल्स ड्यू टू द मूविंग टारगेट, द इको पल्स अंडरगो द डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। वहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे भी देखो आप, सपोज ये टारगेट है, अब सपोज टारगेट पे वेव स्ट्राइक होने के बाद सपोज उसका फेज शिफ्ट कितना हो गया है, वो फेज रिवर्सल हो गया है, मतलब फेज शिफ्ट 180 डिग्री हो गया है। तो 180 डिग्री अगर फेज शिफ्ट होगा तो उसका साइन चेंज होता है, फिर साइन चेंज होने के बाद क्या होता है, फिर हमें उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है और साइन चेंज होता है, तो उसका जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस ऐड होता है, और ऐड होने के बाद हमें डिफरेंस ऐड होता है तो हमें उसका एम्पलीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड डबल मिलता है। ओके, यहाँ पे देखो, द आउटपुट ऑफ फेज डिटेक्टर फॉर सक्सेसिव पल्सेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर फॉर फिक्स टारगेट सिग्नल पल्स सच एज वन इन फिगर ए, मतलब सपोज ये द डिलेड पल्स एट द सब्ट्रैक्टर इनपुट विल बी 2 इन फिगर बी, 2 इन फिगर बी। तो ये फर्स्ट पल्स है और ये डिलेड पल्स है, तो उसका सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, व्हेन सब्ट्रैक्टेड दिस विल कैंसल आउट एज इन फिगर डी। तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और हमें डी में उसका जीरो आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और अब फॉर मूविंग टारगेट पल्स 3 एंड 5 आर शोन इन फिगर ए। ओके, ये सपोज, ठीक है, द डिलेड पल्सेस 4 एंड 6 एट द सब्ट्रैक्टर इनपुट विल हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड फेज। अब ये 3 और 5 हो गए और ये 4 और 6 हो गए, ये डिलेड है सपोज। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, उसका विल हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड फेज, उसका मैग्नीट्यूड और फेज डिफरेंट रहेगा। आफ्टर सब्ट्रैक्शन दिस वुड नॉट कैंसिल ईच अदर, तो सब्ट्रैक्शन होने के बाद वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। तो एज ए रिजल्ट द सब्ट्रैक्टर आउटपुट फॉर मूविंग टारगेट इज अवेलेबल फॉर डिस्प्ले। तो ये जो आपको मिल रहा है यहाँ पे आउटपुट, ये किसका आउटपुट है, ये आउटपुट क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो रिसीव्ड सिग्नल है वो इको सिग्नल है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जिस टारगेट पे ये स्ट्राइक होके वापस आया सिग्नल वो टारगेट मोशन में है, वो टारगेट स्टेशनरी नहीं है। अगर वो टारगेट स्टेशनरी होता तो उसका आउटपुट जीरो आता, क्योंकि दोनों का इको पल्स का जो फेज डिफरेंस है वो सेम रहता, और फेज डिफरेंस सेम रहने के कारण सब्ट्रैक्टर में वो सब्ट्रैक्ट होता तो आउटपुट जीरो आता। पर अगर टारगेट मोशन में है तो दोनों इको पल्स का जो फेज डिफरेंस है वो सेम नहीं रहेगा, और वो सेम नहीं रहने के कारण जो सब्ट्रैक्टर का आउटपुट है वो नॉन जीरो आएगा, तो इसके कारण हमें ऐसा आउटपुट मिलता है। सो दिस MTR radar is used to detect whether the target is in motion or stationary. Okay, अब दूसरी एक कॉन्सेप्ट है that is called as blind speed. Blind speed मतलब if the target has a uniform velocity, अब टारगेट की वेलोसिटी कैसी, सपोज यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से सपोज वो ट्रेवल हो रहा है, the successive sweep will have Doppler phase shift of exactly 2 pi or 360 degree, and the target appears stationary and gives wrong radar indication. The speed corresponding to this condition is called blind speed. अब देखो कभी कभी क्या होता है, सपोज कोई टारगेट कांस्टेंट स्पीड में ट्रेवल हो रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड में ट्रेवल होने के कारण क्या होता है, देखो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से टारगेट मूव हो रहा है तो फर्स्ट इको पल्स जाएंगी, उस पर स्ट्राइक होगी तो उसका फेज शिफ्ट होगा, फेज शिफ्ट होने के बाद वो वापस आएंगी, फिर मिक्सर वन को सब्ट्रैक्शन होगा, फिर एफसी मिलेगा, और फिर ये एफसी के सब्ट्रैक्शन होगा, फिर हमें फेज डिटेक्ट होगा यहाँ पे।
ये फेज सपोज डिले लाइन में स्टोर हो गया। ओके, और जब दूसरी इको पल्स जाएंगी उस पर स्ट्राइक होगी, और स्ट्राइक होने के बाद उसका भी फेज शिफ्ट सेम ही होगा जो पहले पल्स का होगा। पहले पल्स का जितना फेज शिफ्ट हुआ उसी पल्स का भी सेम ही फेज शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि उस टारगेट की स्पीड सेम ही है, तो वो रिसीव होगा, फिर यहाँ पे आएगा, उसको सब्ट्रैक्शन होगा, एफसी होगा, फेज डिटेक्टर को आएगा, फिर फेज डिटेक्टर का आउटपुट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा जो पहले का था। तो वो एम्पलीफायर 2 को इनपुट जाएगा, फिर सब्ट्रैक्टर सर्किट को जाएगा। और जो डिले लाइन में स्टोर था पहला फर्स्ट इको पल्स का, वो एम्पलीफायर 1 को जाएगा, एम्पलीफाई होगा, फिर सब्ट्रैक्टर सर्किट को जाएगा। फिर सब्ट्रैक्टर सर्किट को जो दो इनपुट आए हैं, एक एम्पलीफायर 2 से और एक एम्पलीफायर 1 से, मतलब जो लेटेस्ट इको पल्स का फेज डिफरेंस और उसके पहले उसके जो सक्सेसिव इको पल्स थी पहली, उसका जो फेज डिफरेंस आया है वो दोनों का फेज डिफरेंस सेम ही रहेगा। तो सेम फेज डिफरेंस सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो आउटपुट कितना आएगा? 0। देखो टारगेट मोशन में होके भी यहाँ पे आउटपुट 0 आ रहा है, सो उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पीड। ब्लाइंड स्पीड मतलब टारगेट स्पीड में होके भी ये रडार उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। रडार क्या इंडिकेशन दे रहा है? कि टारगेट स्टेशनरी है। क्योंकि सब्ट्रैक्टर का आउटपुट अगर 0 है तो इंडिकेशन क्या देंगे? वो कि टारगेट स्टेशनरी है। पर टारगेट स्टेशनरी है क्या? नहीं है, टारगेट मोशन में है। टारगेट मोशन में होके भी रडार का आउटपुट 0 आ रहा है, मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है? कि टारगेट स्टेशनरी है। सो इट गिव्स रॉन्ग इंडिकेशन। और ये कब होता है? जब उस टारगेट की स्पीड कांस्टेंट होती है तब। ओके, अगर कांस्टेंट स्पीड होती है तभी उसका आउटपुट 0 आता है, और वो कांस्टेंट स्पीड के टारगेट को क्या इंडिकेट करता है? कि टारगेट स्टेशनरी है। ओके, सो दिस इज द लिमिटेशन और शॉर्टकमिंग और डिसएडवांटेज ऑफ दिस मूविंग टारगेट इंडिकेशन radar. Okay, so this is all about the MTI radar.